हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे। अब उस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमने ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ लिया था, अब nth ऑर्डर के लिए पढ़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए इक्वेशंस यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो जनरल रेट इक्वेशन जो आई थी के और टी की फॉर्म में, वो इक्वेशन आई है के टी इक्वल्स टू 1/n-1 1/a-x की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। इसको हम AT भी बोल सकते हैं और इसको हम A0 भी बोल सकते हैं। AT मतलब टी टाइम पे कंसंट्रेशन एंड A0 क्या है, शुरुआत में कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मतलब ये जो जनरल रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मुझे टी हाफ की वैल्यू निकालनी है तो टी हाफ पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू a/2 के बराबर हो जाती है या फिर n0/2 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं टी की जगह पे टी हाफ और एक्स की जगह पर a0/2 रख दूंगा। तो k इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 1/n-1 और ये सॉल्व हो के आ जाएगा 2 की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1, जहाँ पे इस इक्वेशन में भी n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/a की पावर n-1। तो ये हम जनरल टी हाफ और कंसंट्रेशन में क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या रिलेशन यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं अपने पास। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 2। तो इस इक्वेशन में अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये हो जाएगा के टी इक्वल्स टू 1/2-1, के टी इक्वल्स टू 1/2-1 एंड ब्रैकेट में 1/a-x की पावर n-1। तो 2-1 तो 1 क्या हो जाएगा, a-x माइनस 1/a, और इसको सॉल्व कर लेंगे आगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगी अपने पास के टी इक्वल्स टू 1/a-x माइनस 1/a। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर के अगर टी हाफ निकालना है तो टी हाफ और x के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, a/2। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 1/a। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा और सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन ये आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मुझसे कुछ ग्राफ पूछते हैं, ग्राफ है 1/a-x और t में, तो 1/a-x और t में जो ग्राफ है ये इक्वेशन हमें दिख रही है। तो जो स्लोप आएगा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, 1/a-x इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a। ठीक है, तो स्लोप तो इसका क्या आ रहा है के, और जो यहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है वो 1/a के बराबर आ रहा है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/a के बराबर। और 1/x और t में जो ग्राफ बनेगा वो क्या कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप के है। टी हाफ और 1/a में अगर पूछे तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1/k और y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके का इसमें ग्राफ आएगा। ठीक, आगे चलते हैं आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यु कितनी हो जाएगी, 3। तो जो जनरल रेट लॉ इक्वेशन था उसमें n की वैल्यू 3 रखूँगा तो के टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/n-1 मतलब 3-1, 1 माइनस 1/a-x का स्क्वायर माइनस 1/a²। और ये जो इक्वेशन आई अपने पास ये वाली, इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन आई अपने पास ये किसके लिए है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ के लिए x की वैल्यू क्या रख देंगे, a/2। तो टी हाफ हो जाएगा 3/2a² के। ठीक, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू है। अब ग्राफ पूछते हैं अपन से तो 1/a-x² और टी में अगर ग्राफ पूछें तो y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ आएगा जहाँ पे जो स्लोप है वो 2k के बराबर होगा। ठीक है, स्लोप किसके बराबर होगा, 2k के बराबर, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड टी हाफ और 1/a² के बीच में ग्राफ पूछते हैं तो y इक्वल्स टू mx जिसका स्लोप 1/k के बराबर है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास रिवर्सिबल पैरेलल और सीरीज़ रिएक्शन। अब इन क्वेश्चंस में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो ज़्यादा इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी फार्मूले हैं वो अपने को याद ही करने हैं। ठीक, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चले,
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आगे वाली रिएक्शन है और जो पीछे वाली रिएक्शन है दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने एक रिएक्शन ले रखी है यहाँ पे ए से बी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड के लिए K2 है। t इक्वल्स टू 0 पे ये A0 है और ये 0, t इक्वल्स टू टी टाइम पे A0 माइनस एक्स बनेगा, और इक्विलिब्रियम पे A0 माइनस एक्स ई जो मैं लिखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम पे जितना डिसोसिएट हुआ है वो है, और यहाँ पे कितना बनेगा XE। ठीक है। अब हमसे पूछते हैं जनरल रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन आती है K और T की फॉर्म में, वो आएगी K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग XE अपॉन XE माइनस एक्स। ये अपने को याद कर ली नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक। नेक्स्ट आता है सेकंड, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन मतलब अपने पास एक रिएक्टेंट है और पैरेलली समांतर फॉर्म में दो रिएक्शन इससे चल रही है, ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है सेम टाइम पे। ठीक। पहली रिएक्शन के लिए K1 कांस्टेंट है, दूसरी के लिए K2 कांस्टेंट है। शुरुआत में ये A0 है और ये x बनेगा और ये y बनेगा, तो यहाँ से ये डिसोसिएट होगा A0 माइनस एक्स माइनस वाई। और ये जो दोनों रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। इसमें हमसे क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है हमसे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट एनी टाइम t, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, ए के लिए अल्फ़ा एंड ए के लिए टी हाफ या रिएक्शन के लिए टी हाफ पूछा जाता है हमसे। तो यहाँ पे जो ए बी सी और ए बी सी जो है टी टाइम पे पूछा है, तो ए के लिए जो होगा वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ए टी जो होगा वो हो जाएगा A0 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। यहाँ पे जो K इफेक्टिव आता है वो K1 प्लस K2 की फॉर्म में आता है। अल्फ़ा ऑफ ए हमने निकाला था पहले 1 माइनस ई की पावर माइनस KT, तो अल्फ़ा ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है। टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन K, तो K की जगह पे मैं क्या रख दूँगा, K1 प्लस K2। तो ये तीन चीज़ें अपने को पता लग गई हैं। अब बी एंड सी की बारी आती है। तो जो बी टी है मतलब बी का कंसनट्रेशन टी टाइम पे वो क्या होगा, K1 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, एंड सी एट टी टाइम पे होगा K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये कैसे याद रखना है, बी के लिए जो रिएक्शन का कांस्टेंट होगा वही आएगा और सी के लिए जो कांस्टेंट होगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है। परसेंटेज हमसे पूछा था, परसेंटेज बी का फॉर्मूला है K1 प्लस K2 इंटू 100, एंड परसेंटेज सी का जो फॉर्मूला है वो K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले अपने को याद करने हैं इसके अंदर, और इन्हीं फॉर्मूले पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ समझने की चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट आता है अपने पास सीरीज़ रिएक्शन। सीरीज़ रिएक्शन जो एक ही सीरीज़ में चलती रहे, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, N1 से N2B बन रहा है और N2B से N3C बन रहा है। ठीक है। और इसके लिए कांस्टेंट K1 दे रखा है, उसके लिए कांस्टेंट K2 दे रखा है। इसमें भी हमसे क्या पूछा जाता है, ए बी सी की कंसंट्रेशन टाइम टी पर, वो टाइम जहाँ पे बी मैक्सिमम हो जाता है और बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये चीज़ें पूछी जाती है इसके अंदर। तो ए के लिए तो सिंपल A इक्वल्स टू A0 ई की पावर माइनस N1 K1T ये आएगा ए के लिए। बी के लिए ये फॉर्मूला बड़ा सा याद करना पड़ेगा अपने को। बी के लिए है N2 K1 A0 अपॉन N2 K2 माइनस N1 K1 ब्रैकेट में ई की पावर माइनस N1 K1T माइनस ई की पावर माइनस N2 K2T, ये बी है। अब मुझे क्या चाहिए, वो टाइम जहाँ पे बी मैक्सिमम है, तो ये टी का एक फंक्शन है, तो मैं क्या करूँ, मैक्सिमम बी के लिए डी वी बाई डी टी को ज़ीरो कर दूँ। जब मैं इसको डी वी बाई डी टी मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो टी जहाँ पे बी मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकल जाती है। इस फार्मूले को वापस इस टी की वैल्यू को जब मैं इस फंक्शन में पुट कर दूँगा तो मेरे पास बी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। वो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, N2 अपॉन N1 K1 अपॉन N2 K2 की पावर N2 K2 अपॉन N2 K2 माइनस N1 K1 A0। और मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछा जाता नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो इन फार्मूले से ये सारी चीज़ें निकलेंगी। और सी की वैल्यू टी टाइम पे कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे A0 माइनस ए, ये टी है और बी टी है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको A0 में से मैं घटा दूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू टी टाइम पे निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। जो सीरीज़ रिएक्शन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है अपने को, जो ऊपर की जो रिएक्शंस थी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। और nth ऑर्डर की जो रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन आई थी उसको अपने को याद करना है, जिसमें n की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते हैं,
बाकी सब के लिए ये सारी वैल्यूज़ अपने को याद रख लेनी, ठीक है। तो इसके आगे का जो चैप्टर है अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।